इंतजार आप सभी को था, यानी लाइव सेशन विद अवर चीफ गेस्ट कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। और अब पोषण यहाँ पर शुरू हो गया। ओवर टू यू डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी और शशि रंजन जी। तो ये लाइव सेशन है और दलाल साहब के आने के पहले मैं पूछ रहा था कि कड़े कड़े सवाल करूं ना, हाथ उठा के, कि नरम नरम, कड़े कड़े? ठीक है। तो हमारे साथ दोहरी भूमिका में शख्स आज इस मंच पर मौजूद है। पहला परिचय तो यह है कि वो हरियाणा के वर्तमान सरकार के कृषि मंत्री हैं, पर उससे भी बड़ा परिचय उनका यह है कि वो लोहारू विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय विधायक है, यानी आपके प्रतिनिधि हैं। जानने में दिलचस्पी जो सबसे पहली है दलाल साहब आपसे मुझे, वो ये है कि कौन सी भूमिका ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, प्रदेश के कृषि मंत्री का होना या लोहारू जैसे स्वाभिमानी क्षेत्र का विधायक होना? जानने में दिलचस्पी है। नहीं, सौभाग्य है मेरा कि ये लोहारू के जो मतदाता है इन्होंने मुझे मौका दिया और मैं अपने पूरे सामर्थ्य से कोशिश कर रहा हूं कि इनकी जीवन दशा बदलूं। इनके लिए जो भी संभव हो सकता है, जितना मेरा ज्ञान है उस हिसाब से काम करके अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाऊं। नहीं, मेरा तो सवाल ये था कि कृषि क्षेत्र में चुनौतियां ज़्यादा हैं या लोहारू विधानसभा क्षेत्र की चुनौतियां ज़्यादा हैं? किसमें ज़्यादा जूझना पड़ रहा है जेपी दलाल साहब को? देखियो, बचपन से ही हम ग्रामीण परिवेश से आए हैं और चुनौतियों से जूझ कर यहाँ तक पहुँचे हैं। जिन चुनौतियों को हमने पार कर दिया, आजकल ना तो ये विधायक वाली कोई चुनौती रह गई है, ना कृषि मंत्री की कोई चुनौती है। चुनौतियाँ लगभग पार कर चुके हैं हम। अब तो बड़ा सरल हो गया है इन लोगों के लिए काम करना और इनका सहयोग भी मिलता है। और जब ये, मैं कहता हूँ कि जब ये इलाका बदलता देखता हूँ और इन मेरे किसान भाइयों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखता हूँ, तो मैं अपने समझता हूँ कि मेरी जिंदगी का कोई पर्पज है, वो पूरा हो रहा है। हमारे दो प्रकार से कार्यक्रम हैं। कुछ सवाल जो मेरे पास हैं और मेरे साथी शशि रंजन जी के पास हैं, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो प्रदेश भर से भी आए हुए हैं जेपी दलाल जी से जानने के लिए। सभी का स्वागत करूंगा मैं। तो पहला सवाल है दलाल साहब, हमने पूरे हरियाणा से सवाल मंगवाए हैं और इस वीडियो वॉल पे आपको वो सवाल दिखेंगे। ये सुधीर दीवान है महेंद्रगढ़ से, ये आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जरा वो दिखाया जाए सवाल। मैं सुधीर दीवान महेंद्रगढ़ से, मेरा कृषि मंत्री जी से एक सवाल है कि महेंद्रगढ़ में पानी की बड़ी भारी समस्या है और नहरों में भी पानी नहीं आ रहा, जिसके कारण किसानों को सिंचाई के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। किसानों की फसलें सूख रही हैं। इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? ऑडियो डाउन। दलाल साहब, ये सवाल है आपके लिए। दीवान साहब, ये सही है कि पूरे दक्षिण हरियाणा में पानी की समस्या रहती है और हरियाणा का अपना कोई जल स्रोत नहीं है। पानी या तो भाखड़ा नहर से आता है या जमुना नहर से आता है और बहुत सालों से ये क्षेत्र इंतजार करता रहा कि कभी SYL का पानी आएगा, हमारे क्षेत्र में हरियाली आएगी, लेकिन पानी नहीं आया। अब जो पानी उपलब्ध है, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का कि पिछले 4-5 साल से नहरों का सुदृढ़ीकरण किया है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई है और हमारा जो क्षेत्र है नारनौल का, महेंद्रगढ़ का, बारडा, लोहारू इधर का, इसमें कुछ पानी आने लग गया है। मैं ये नहीं कहता पूरा पानी आ गया, लेकिन उसके लिए अब हमने स्कीम बनाई है कि माइक्रो इरिगेशन करो। 85% हम सब्सिडी दे रहे हैं और खेतों में तालाब बनाइए। जब पानी उपलब्ध है तालाब भर लीजिए। आमतौर पर किसान की फसल में देखता हूं, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूं,
सिंचाई की वजह से किसान की फसल खराब हो जाती है। और ये हमने पूरी सब्सिडी दे करके खेतों में तालाब बनाने की योजना बनाई है। माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप पर सब्सिडी है और नहरों का सारे पंप हाउस चेंज किए हैं और धीरे धीरे करके पानी बढ़ाने का काम है। और खासकर मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर जब जमुना में पानी होता है तब हम दक्षिण हरियाणा में इतना पानी दे दें जिससे तालाब भर जाए, सब सॉइल का जो लेवल है वो पानी का वो ऊपर आ जाए और ट्यूबवेल में पानी दर जाए, टैंक भर जाए। पानी बढ़ाने के लिए तरह तरह की स्कीम हमने बनाई है, पॉन्ड अथॉरिटी हमने बनाई है और सारे दक्षिण हरियाणा के जितने भी पंप हाउस थे उनकी मोटर चेंज करवाई है, पूरे WJC सिस्टम की रिमॉडलिंग करवाई है। सिंचाई का बजट हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस साल भी पिछले साल से डबल किया है। पर्यटन पूरे हैं और हमारे पास जो पानी उपलब्ध है उसको बचा करके सही उपयोग करके ही हम काम में ले सकते हैं। पानी बढ़ा तो सकते नहीं लेकिन इसको बचा सकते हैं। ये जो पानी बचाने के संदर्भ में आप बता रहे हो, तालाबों की स्कीम बता रहे हैं, इसमें आप कह रहे हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। क्या सरकार भी अपने स्तर पर बड़े पैमाने पर तालाबों के निर्माण या जो पुराने तालाब हैं उनके सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में कोई काम कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। हमने सारे जो अलग विभाग बनाया है पॉन्ड अथॉरिटी का, वो तालाब खुदवाते हैं, तालाबों का सौंदर्यीकरण करते हैं, सोलर लाइट लगा के उससे सिंचाई करते हैं। तालाब ही नहीं, जो सीवरेज का पानी था, ट्रीटेड वाटर है, उसके लिए भी हमने योजना बनाई है कि उसको भी इकट्ठा करके शुद्ध करके 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पे हमें ले जाना है। करोड़ों रुपए ले जाकर लगा करके किसान को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं। किसान खेत में तालाब बनाता है, उसको सब्सिडी देते हैं। सामूहिक कोई योजना बनाते हैं, हमें पंचायत की जमीन दे, 200, 400, 500 एकड़ का क्लस्टर बनाएं, तो उसका भी सरकार पूरे अपने पैसे से तालाब बना करके सिंचाई की योजना है। अगले सवाल की शशि जी जाएं उससे पहले एक ईमानदार सवाल आपसे ये है कि एक आपने हमारे साथी की बात सुनी, वो अपनी परेशानी आपसे साझा कर रहे हैं। वो सवाल कम था, अपनी परेशानी का साझीकरण ज्यादा था। और आप अपने प्रयासों को बता रहे हैं। जो जरूरत है और जो प्रयास है उनके बीच में कितना अंतर रह जा रहा है दलाल साहब? देखिए, पानी की कमी तो है, पानी की कमी यहाँ पर भी है, लेकिन मेरे सामने बैठे हैं हजारों आदमी, इनसे पूछिए कि 4 साल पहले क्या स्थिति थी और 4 साल में कितनी स्थिति बदली है। आप बताइए, 4 साल में पानी बढ़ा है आपका? कितना पानी 4 साल पहले पानी आता था यहाँ? दक्षिण हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी प्रयत्न किया है कि दक्षिण हरियाणा के साथ न्याय करें और इसको कम से कम जिंदा रहने लायक पानी तो दें। एक सवाल, कुछ तो वीडियो सवाल आए हुए हैं, कुछ लिखित सवाल हैं। एक भाई ने ये लिख के भेजा है कि संरक्षित खेती में 15% अनुदान राशि और पहली फसल की अनुदान राशि जो कि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है वो खत्म कर दी गई या कम कर दी गई, उसको पूर्वत रखने बाबत और मतलब अनुरोध है। वो कहते हैं कि राजस्थान में वो 65% से 85% हो गया, जबकि हरियाणा में 65% से घट के 50% हो गया। हमने सोच समझ करके 65 से 50 किया है। कुछ फार्मर को इसका लाभ मिलता था और इस बार वो क्योंकि राशि कम थी, इस बार हमने कहा है कि राशि ज्यादा लेके आएंगे। 50% सब्सिडी दे करके 1000 जो पॉली हाउस और डेट हाउस बनाने का हमने टारगेट दिया हमारे विभाग को, जबकि इससे पहले किसी भी साल में 500 पॉली हाउस भी एक साल में नहीं बने थे। इसका हमने एक तरह से डबल किया है बजट, इसको बजट को बढ़ा रहे हैं, सेंटर से पैसा लेके आ रहे हैं और कुछ किसानों को 65% देने की बजाय ज्यादा किसानों को 50% दे दें। ये फैसला हमने सोच समझ कर लिया है। ठीक है, एक अगला सवाल हम ले रहे हैं, वीडियो क्वेश्चन है। ये हरीश कुमार बल्लभगढ़ से आपसे सवाल करना चाहते हैं, देखिए। जी, मेरा नाम हरीश कुमार, शाहपुरा बल्लभगढ़। जो सरकार दावे कर रही है कि डेयरी पे लोन मिल रहे हैं और जो गांव का आदमी है वो अपना काम करना चाहता है, किसान आदमी, कि आपने उस पर, तो उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी आज तक डेयरी पे मतलब 2 साल से तो हम भी जूते घिस रहे हैं, कोई लोन नहीं मिला। और ये समस्या आ रही है कि बताते कुछ है सरकार और उसके नियम वो कागजों में रह जाते हैं, ग्राउंड में नहीं उतर पाते। जी, ये
हमारे यहाँ भी शिकायत आती गई कि बैंक के कोऑपरेट नहीं करते। हालांकि भारत सरकार की स्कीम है, हरियाणा सरकार की स्कीम है, हम चाहते हैं किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिले और बहुत सारे बैंकों का सहयोग नहीं मिला। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी होते हैं। आजकल ऐसा है कि आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आप जो मर्जी स्कीम ले आइए, आपको लोन नहीं देगा बैंक। आप डिफॉल्टर हैं, आपको अगर कुछ भी स्कीम ले आइए आपको लोन नहीं देगा। बैंक की एक अलग परिपाटी है, व्यक्तिगत केस किसी भाई का हो सकता है। लेकिन अब हम पोर्टल बना करके ऐसा कर रहे हैं कि जो फार्मर अप्लाई करेगा उनका लोन दिलवाने के लिए हमारे सरकार के अधिकारी, मैं खुद, हमारे IAS ऑफिसर बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को बुला के मॉनिटरिंग करेंगे। और किसान भाइयों को मैं कहता हूं कि आप मांगिए लोन, अगर आपका हकदार हैं, आपका कोई डिफॉल्टर नहीं है तो आपको लोन हम दिलवाएंगे, सब्सिडी भी दिलवाएंगे और लोन भी दिलवाएंगे और सब तरह की सुविधाएं आपको दिलवाएंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप सिबिल की बात कर रहे हैं, सिबिल स्कोर की। हमारे 80% किसानों को तो स्कोर नहीं पता। सिबिल स्कोर तो किसे कहते हैं? जिसको स्कोर नहीं पता उसका स्कोर सब है। आजकल किसान अच्छी तरह समझते हैं। लोहारू के किसान, दक्षिण हरियाणा के किसान, इनकी काफी लाल होती थी पहले, ये किस्तें नहीं होती थी। अब थोड़ा थोड़ा इनका करके अब आजकल सारे किसानों के खाते ठीक हैं। कोई डिफॉल्टर, कोई इक्का दुक्का को छोड़ के डिफॉल्टर नहीं है। पहले इनकी आमदनी, ना पानी होता था, ना इनको सब्सिडी मिलती थी, ना इनको भाव मिलता था, ना इनको KCC बनती थी। अब जो सुविधाएं मिली हैं, बहुत, मैं बैंकों से बात करता हूं, किसानों से बात करता हूं, बहुत भारी बदलाव इस क्षेत्र के अंदर आ रहा है। एक अगला सवाल ले रहे हैं। इकबाल सिंह है मंडी डबवाली से, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इकबाल सिंह बोल रहा हूँ मंडी डबवाली से। मेरा सवाल है कृषि मंत्री जी से, ये है कि किसान है जो सीजन में फसल आती है, 6 महीने बाद फसल आती है, तो किसान को लाइन में लगना पड़ता है खाद के लिए, यूरिया है, DAP है, तो ये सरकार पहले समाधान क्यों नहीं करती? तो किसान को ये दिक्कत बार बार आए साल उठानी पड़ती है, तो ये दिक्कत का समाधान किया। पिछले साल लाइन में बहुत किसान लगे, लेकिन हमारे लिए एक चैलेंज था पिछला साल। कोविड की वजह से दुनिया में उत्पादन भी कम हुआ, विदेशों से आयात करनी थी। और भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसी भाव में भी DAP मिली, किसी भाव में यूरिया मिली, हमारी जो आपूर्ति की है। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि पिछले 5 साल में जो एवरेज खपत थी यूरिया और DAP की, उससे ज्यादा हमने किसानों को बंटवाई है। लेकिन वो साल आंदोलन का था, गुमराह करने का था, भ्रम फैलाने का था। मेरे ही बहल के, लोहारू के क्षेत्र में, भिवानी के क्षेत्र में लाइनें नहीं टूटने दे रही थी। ऐसा परसेप्शन बना दी कि चीज उपलब्ध ही नहीं होगी, जबकि सच्चाई यह है कि इन किसानों को पूछो कि किसी किसान की फसल क्या यूरिया या DAP की वजह से बिजाई की रही हो या बीच में डालने की नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने हर महीने के आंकड़े मंगवाए हैं और जो पिछले साल जो यूरिया और DAP उपलब्ध कराई है वो ऑल टाइम हाई है। और इस साल भी हमने पूरी यूरिया और DAP पहले उपलब्ध करा दी है। लेकिन किसान भाइयों से मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एक बोरी DAP देने में आपको 1350 रुपये लेते हैं, 2500 रुपये भारत सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है, 3851 रुपये का एक बोरी DAP का आता है। यूरिया जो 350 के आसपास आपको मिलता है। कभी कभी तो पिछले साल जब आंदोलन था, लाइनें लग रही थी, 3-3 हजार रुपये का यूरिया बाहर से लेके आए। और यूरिया और DAP खाद का जो हमारी सब्सिडी है भारत सरकार की, पिछले आज से 3-4 साल पहले 60,000 करोड़ रुपए थी। इस साल की खाद की सब्सिडी किसानों को 2,19,000 करोड़ रुपए है। मैं धन्यवाद करता हूं केंद्र सरकार का कि सारा जो बढ़ी हुई कीमत है अपने ऊपर ली और किसानों को, मेहनत कर किसानों को, अन्नदाता को कोई भार इसके ऊपर नहीं डाला। आप कह रहे हैं कि कोई भार नहीं डाला, बीच में कीमतें बढ़ाई, लोगों ने विरोध किया, तब कीमतें घटाई। लेकिन हमारा सवाल कीमत को लेकर नहीं है। मैं एक चीज कहता हूं कि विदेशी माल था, ये दूसरे देश से आता है। अब तो हमने प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दिया है।
हमने नैनो यूरिया बनाई है, नैनो यूरिया के 200 यहाँ डेमोस्ट्रेशन कराए हैं, ड्रोन से छिड़का के दिखाया है। 200 रुपए की एक बोरी के बराबर की नैनो यूरिया है, स्वदेशी है। देश के बारे में हमारे किसान देशभक्त हैं, स्वदेशी को अपनाएंगे और विदेशी मुद्रा को बचाएंगे। पर जेपी दलाल साहब, केवल लोहारू की बात नहीं हो रही है, दक्षिण हरियाणा की बात नहीं हो रही है, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, देश के कृषि मंत्री के साथ, देश के कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ भी आप जुड़े रहते हैं। ये सवाल पूरे देश में पूछा जाता है, कितना यूरिया लगेगा, कितनी खाद लगेगी। ये कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, जितनी जमीन है, कितनी खेती होती है, सब है। पर हर साल देश यूरिया की कमी से, खाद की कमी से जूझता है। क्या आपको नहीं लगता है इसके संदर्भ में एक जो योजना ठोस तरीके से बननी चाहिए, कहीं ना कहीं कमी तो है? हमारी सरकार आने के बाद में कभी लाइन नहीं लगी, पिछले साल को छोड़ करके। आज पता कर लीजिए, हरियाणा में हर जगह यूरिया उपलब्ध है, हर जगह डीएपी उपलब्ध है और पूरा प्रबंध कर रखा है। लेकिन वो एक साल एक्सेप्शनल साल था, कोविड का साल था। आपको पता नहीं है, मैं बताता हूं कि 4-4 गुना किराया दे करके भी शिप उपलब्ध नहीं होते थे, विदेश से लेके आना था। हमारे जो इसके केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री जी वो विदेशों में जाके बैठते थे। ऐसा साल था जिसमें सब कुछ उलट पुलट हो गया था। उसके बावजूद किसानों को जितनी जरूरत थी हमने यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर सब उपलब्ध कराया। आप सब्सिडी की बात कर रहे थे, हम तो मेहनत की कीमत की भी बात करना चाहते हैं। किसान पहले ही जूझता रहता है, हर समय किसान ही निशाने पर क्यों आता है? बड़े लंबे अरसे बाद ऐसा मौका आया जब किसानों को उसके गेहूं की कीमत उसकी उम्मीद से ज्यादा मिल रही थी। आप लोगों की सरकार से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा खासा दाम मिल रहा था, उनके चेहरे पे अगर मुस्कान आ रही थी, तो इतनी नाराजगी क्या हो गई जो दामों के संदर्भ में कि आपने निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया? जेपी दलाल साहब को कोई नाराजगी नहीं है इस पे? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, मेरा किसानों के प्रति जो भाव है, जो सबसे पहला गाना था बचपन में मैंने सुना था, वही भाव है। लेकिन देश का हित सबसे पहले होता है। आज सारे हम 2000 रुपये का गेहूं खरीद करके सारे व्यापारी कोई 2100 में, 2150 में, 2200 में सारे विदेशों को भी भेज दें, किसान को क्या मिला? हम दुनिया को दिखाएंगे कि आज हमारे पास गेहूं है और आपको भूख है तो 2100-2200 में नहीं बेचने देंगे व्यापारी को, 3000 में बेचे, 3200 में बेचे, किसान को भी फायदा होगा। आज किसान जो अपने घर में गेहूं ले गया है, उसको महीने, 2 महीने, 4 महीने इंतजार करने की वो उसको सामर्थ्य है उसके पास। और मैं चाहता हूं कि किसान का जो उसके घर में है उसको ऊंचे से ऊंचा भाव मिले। जो पीछे हमने देखा था कि 1 महीने के अंदर लाइनें लग गई थी ट्रकों की, सब जिसने 100 रुपए का, किसान ने मेहनत की, पसीना बहाया, व्यापारी को मौका मिल गया, 50 रुपए का मार्जिन मिलता है तो विदेश में भेजता है। और फिर कल को ऐसी नौबत ना आ जाए भारत सरकार के लिए कि यहाँ का सारा गेहूं निकल जाए, हम उसको 5000 में दूसरे देशों से ढूंढते जाए। तो कई फैसले, ये किसान के खिलाफ फैसला नहीं है। किसान को उसकी, आप देखिए प्रतिबंध लगाने के बाद भी किसान का गेहूं मंडी में कहाँ है, कौन सा भाव टूटा है? किसान को उसका जो भाव है मन मांगी कीमत मिलेगी। मैं कहता हूं किसान बेचना सीख ले। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपने व्यापारियों को मुनाफा कमाने से रोका है, किसानों के संदर्भ में ये रोक कोई नुकसान नहीं करेगी। मुनाफा कमाने से नहीं रोकते। दुनिया के जितने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आज हम कोई अच्छा हथियार लेके आते हैं, अमेरिका से लेना चाहें अच्छा जहाज, हमें कोई कीमत मांगे नहीं मिलता। आज कोई विदेशों से कोई चीज, उसकी ऐसी चीज है, हम गाड़ियां यहां पर बनाते हैं, इंजन की टेक्नोलॉजी हमें कोई नहीं देता। हवाई जहाज यहां बनाना चाहे तो हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी कोई नहीं देता। जो चीज हमारे पास है, आज हमारा सामर्थ्य है, उसकी कीमत लेना तो सीखें। मैं कहता हूं कि आज भारत सरकार ने जो फैसला किया है वो सही किया है। आज दुनिया को नचा करके अपनी कीमत पर किसानों को फायदा करके उनको गेहूं देंगे। चलिए, अगला सवाल जो है वो कैथल से है। जसबीर जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मेरा नाम जसबीर मिट्ठू, गांव क्योड़त। हम कृषि मंत्री से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं भाई, ये पैसे तो 2-3 साल हो गए, 1.5-2 लाख रुपये किसानों ने भर रखे हैं, कनेक्शन मिले नहीं है। और कनेक्शन ना मिलने के कारण फसल में पानी की
तंगी आ रही है। अब जीरी का सीजन है, पानी की कम पेशी पड़ेगी तो किसान फसल कहाँ से करेंगे। भाई सारे कनेक्शन देने का जिस किसान ने पैसे भर रखे है उसका टेंडर दे दिया है। हमने अलग अलग जोन बना रखे हैं। हमारे भी यहाँ 2 ठेकेदार हैं, कैथल में अलग है और अगले 2-3 महीने में सब किसानों को कनेक्शन जिसके पैसे भर रखे हैं मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री जी इसके बारे में पूरे संजीदा हैं। तो मैं चाहूंगा भाई, बहुत बड़ी दावा कर रहे हैं कृषि मंत्री जी, दावे पे खरे जिस किसान ने कनेक्शन का पूरा पैसा भर रखा है जी, 1.5 लाख 2 लाख 1.25 लाख जो उसका एस्टिमेट का है उसको कनेक्शन रिलीज हो जाएंगे। तो जेपी दलाल साहब, हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री ये ऐलान कर रहे हैं, जिस किसान ने भी बिजली कनेक्शन का पूरा पैसा आज की तारीख तक में जमा करा दिया है, अगले 2-3 महीने के अंदर उसको कनेक्शन हर हाल मिल जाएगा। भरे मंच से घोषणा है। एक बार जोरदार स्वागत कृषि मंत्री जी का। पर कृषि मंत्री जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे करना है, आपकी केंद्र में बैठी हुई सरकार ने यह दावा किया था 2017 में कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। विपक्ष ये चिल्ला रहा है कि सुनने में कुछ गलती हो गई थी हम लोगों की। कहा था कि लागत दुगनी कर देंगे, वो कर दी, कमाई दुगनी नहीं हुई। जेपी दलाल साहब, जो किसानों के संदर्भ में इतने चिंतित हैं, किसानों की हालत सुधारने के लिए इतने प्रयत्नशील हैं, कृषि के क्षेत्र में इतने सुधार करने के लिए लगे हुए हैं, वो स्वयं अपने अनुभव से बताएं 2017 में किया हुआ दावा देश के संदर्भ में छोड़िए, हरियाणा के संदर्भ में कहां तक पहुंच रहा है। 2022 खत्म होने में 7 महीने बचे हैं, दावा कितना खरा उतरने वाला है? देखिए, मैं अगर टेक्निकली कहूं कि आंकड़ों को देखें तो पिछले 2016-17 के बाद बहुत सारी फसलों के, कपास का आप देखिए, चने का देखिए, दालों का देखना, बहुत सारे भाव बढ़े हैं, दुगने से भी ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी है। हमारा मकसद ये है कि किसान को जो लाभ मिलता था, जो सेल प्राइस माइनस इनपुट कॉस्ट करके, वो दुगना करना है। और उसमें धीरे धीरे कदम चल के हम बढ़ा रहे हैं। और उसके लिए हमने स्कीम बनाई है। किसान की आमदनी करने के लिए उसको लागत कम करें, उसको पूंजी सस्ती दें, उसका फसल का जोखिम दूर करें, उसको सिंचाई की सुविधाएं दें, उसका बीमा कराएं, उसको किसान सम्मान निधि दे करें। छोटे छोटे किसानों को चाहे 6,000 रुपये, हरियाणा के किसान को कम लगता है, लेकिन बिहार, उड़ीसा, मैंने ऐसी किसान की बेटियां और बहनें लगी हैं जो एक साड़ी में सारा साल गुजार देती हैं, बाथरूम चप्पल में 2-2 साल गुजार देती है, 70 रुपये में मजदूरी करने आती है 10-10 किलोमीटर। उनके लिए 6,000 रुपये जो मोदी जी ने दिए हैं मायना रखते हैं। तो इस तरह करते कदम चल के हम आगे बढ़ रहे हैं। और यही नहीं है, किसान को हमें समझाना पड़ रहा है कि एक जो फसल चक्कर है गेहूं धान का, इसकी बजाय आप बागवानी करें, मछली पालन करें, मशरूम का काम करें, शहद का पालन करें, थोड़े एंटरप्रेन्योर बने। और हरियाणा के किसान कर रहे हैं। आपने देखा होगा, प्रगतिशील किसान थे, इनकी आमदनी कितनी मानते हैं आप? ये इनकी खुद की आमदनी पिछले 5-10 साल में 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना बढ़ी है। तो ये कार्यक्रम किस लिए किया है? ये कार्यक्रम जेपी दलाल ने या मनोहर लाल ने अपनी मार्केटिंग के लिए नहीं किया है। हम कोने में बैठे थे, किसान अपने मुंह से बता रहे हैं कि भैया इस तरह का रास्ता अपनाओ, आपको आमदनी बढ़ाने का रास्ता ये है, और इसी रास्ते पे चल के आमदनी बढ़ेगी। और धीरे धीरे करके बाकी आप देख लीजिए कि जो भाव उस वक्त थे उससे लगभग एवरेज लगाए जो दुगने भाव हमने किसान को दिए। इस साल का मैं फकर के साथ कहता हूं कि 12,000 रुपये क्विंटल कपास बिक रही है, जो इतिहास में कभी नहीं हुई। 6 से 8,000 रुपये क्विंटल सरसों बिकी है, जो इतिहास में कभी नहीं हुई। गेहूं पहली बार एमएसपी से ऊपर बिका है, जो इतिहास में कभी नहीं हुई। पिछली सरकार में कही थी कि हुड्डा तेरे राज में, जीरी बिकी जहाज में, उस वक्त 4400 रुपये थी, आज जो 4500 रुपये जीरी गोहाना के मंडी में पता कर लीजिए। किसान की जो पराली है उसका भी महंगा भाव है, तूड़ा है वो भी 10 रुपये किलो बिकता है। तो किसान की हर चीज बिकने लग गई है। किसान को सिर्फ सीखना है तो मार्केटिंग सीखनी है, अपने उत्पादन की सही वैल्यू लेना सीखनी है, कीमत लेना सीख जाए तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। छोटे छोटे 3 और सवाल है, मैं चाहूंगा संक्षेप में उसका जवाब दे दें। यमुनानगर से एक सवाल है।
मेरा नाम संजू, गांव गुंदियाना, हरियाणा से हूं और किसान हूं। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आज गेहूं का उत्पादन जो है बहुत कम आया है, किसान को प्रति क्विंटल बहुत कम आमदन अब की बार हुई है, कि उसके लिए प्रधान कृषि मंत्री जी ने क्या सोचा है? किसान को क्या फायदा देंगे? क्या किसान को बोनस मिलेगा? क्या किसान को प्रति एकड़ और कोई सहायता दी जाएगी? ये सही है कि प्रतिकूल ग्लोबल वार्मिंग हुई, प्रतिकूल मौसम रहा। मार्च में इस बार इतनी गर्मी पड़ी जो कभी नहीं हुई। अच्छी खासी फसल थी, लेकिन उसका दाना सिकुड़ गया गर्मी की वजह से, उत्पादन भी कम हुआ है और हमारी जो है प्रोक्योरमेंट है वो भी कम हुई है। लेकिन मैं किसान भाइयों से ये प्रार्थना करता हूं कि जो उत्पादन आपके पास है उसको आपका एमएसपी से 500-700 रुपए ज्यादा कीमत मिलेगी। आप भरोसा रखें, मार्केट देगी। ये एमएसपी का झुंझुना ऐसा है, ये किसान को बर्बाद करने के लिए है। जिंदा नहीं, ना तो मरने देगा ना जीने देगा। बाजार में कीमत लेना जब तक किसान नहीं सीखेगा, बाजार की कीमत उसको नहीं मिलेगी। मैं पीछे था, कानून ये था कि भाई कोई भी मंडी के बजाय कोई आदमी व्यापारी करे उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अगर आज बाजार के अंदर 100 बायर होते तो इन दिनों में 15 दिन के अंदर गेहूं 3,000 रुपये बिक जाता। लेकिन मंडी के टैक्स की वजह से, प्रतिबंध पुराने कानून की वजह से वो जो किसान को फायदा मिलना था वो नहीं मिला। लेकिन वो बात तो चली गई, किसी वजह से आंदोलन वापस हुआ, कानून पुराने लागू हो गए। लेकिन मैं एक चीज किसान भाइयों को कहता हूं, आंकड़ा है हमारे पास, भारत सरकार का आंकड़ा है कि एक एवरेज किसान की जो 2-4-5 एकड़ का किसान है, उसके परिवार को मेंबर है 27 रुपए रोज की दिहाड़ी मिलती है, उसकी जो आमदनी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसान के लिए क्या हो सकता है? 27 रुपए में क्या खाएगा, क्या करेगा, कैसे बच्चे पढ़ाएगा? और ये आज से नहीं, पिछले लगातार 20-30 साल से इतना ही चल रहा है। और ये जोत कम हो जाएगी तो और कम हो जाएगी। क्या हम किसान को इसी दशा में छोड़ दें? क्या हमें कुछ ना कुछ नवाचार ना करें? और जब नवाचार करते हैं, किसान का शोषण करने वाले, किसान के नाम पर राजनीति करने वाले, झूठे कर्जे माफी का नारा देने वाले, वो लोग किसान के कंधे पे बंदूक रख के सत्ता हथियाना चाहते हैं। हमारे पड़ोस में दूसरी पार्टी कांग्रेस की सरकार है, आप पता करिए, वो किसान हितैषी होने का दम भरते हैं। हमारे यहाँ बिजली का बिल कितना है, उनके यहाँ बिजली का बिल कितना है। हमारे यहाँ कितनी अच्छी मंडी चलती है, उनके यहाँ कितनी मंडी चलती है। हमारे यहाँ माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटी कितनी है, 2 किलोमीटर पे कितनी फैसिलिटी है। सारी मंडी भाव हमारे यहाँ क्या है, वहां पर पता कर दीजिए। नहरों का पानी, बीज, खाद, जो सुविधाएं यहाँ हैं, हमारे बैठे हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे, इन्हीं के रिश्तेदार है। वो किसान बता देते हैं कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जो किसान हितैषी होने का वो करती है, स्वांग करती है, जिसने किसानों को भड़काया, वो आज क्यों नहीं करते? उन्होंने कर्जा माफी का नारा दे दे के किसान को बर्बाद कर दिया। चलिए, एक अगला सवाल है और ये है नांगल मांजरा से। जरा देखिए क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम राजू है जी और मैं नंगला मांजरा चांदपुर का रहने वाला हूँ जी, बल्लभगढ़ जी तहसील है हमारी। कृषि मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? कृषि मंत्री से कहना चाहेंगे कि जैसे पोली हाउस वगैरह हैं जी, इनके लोन में किसान को बड़ी परेशानी होती है जी लेने में। कृषि यंत्र लेने की जरूरत होती है, उसमें बड़ी अफसरशाही होती है जी, लोन मिल नहीं पाता जी, उसमें सब्सिडी भी नहीं हो पाती, पैसे जमा कर देते हैं वो भी रिटर्न काफ़ी टाइम में होते हैं जी वो। तो इसके लिए मंत्री से रिक्वेस्ट है कि जो भी किसान यंत्र लें या फिर पोलो हाउस के लिए जो भी लोन कराएं वो थोड़ा इजी हो जाए और अफसरशाही ना चले जी। मेरे भाई को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में इनको हॉर्टिकल्चर में थोड़ी समस्या आई होगी, क्योंकि वहाँ पीछे थोड़ा बजट का इशू आ गया था। लेकिन ज़्यादा जो हम सब्सिडी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर कृषि विभाग से देते हैं, और मैं बताना चाहता हूँ सारे किसान भाइयों को, जब से मैं मंत्री बना हूँ, टोटल जिस किसान ने किसी भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए अप्लाई किया, सभी को हमने सब्सिडी दी। और पहले क्या होता था कि हम पेमेंट, हमारा विभाग करता था मैन्युफैक्चरर को, हमने कहा नहीं, हम किसान को पैसा देंगे, सब्सिडी का पैसा किसान को देना शुरू किया। और जिस भी किसान ने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए कोई कल्टीवेटर, हारो, हैप्पी सीडर,
लैंड लेवलर, कुछ भी मांगा सब चीज के लिए दिया है, एफपीओज के लिए भी दिया है, इंडिविजुअल के लिए भी दिया है, और आगे भी हमने पोर्टल खोल के अप्लाई करते हैं, पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। और किसी भाई को जो फार्म मैकेनाइजेशन के लिए किसी चीज की मशीन खरीदनी है तो उसके लिए हरियाणा सरकार भरपूर पैसा खर्च करती है। 200-250 करोड़ रुपए साल का हमने खर्चा किया है, जो और कोई प्रदेश सरकार नहीं करती। महेंद्रगढ़ ले चलते हैं, एक और किसान आपके लिए इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल के साथ। मैं तुलसीराम शर्मा महेंद्रगढ़ से कृषि मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि गेहूं और सरसों की जो एमएसपी रेट है उससे एक भी दाना नहीं बिक्री हो रहा है, उससे ज़्यादा रेट में बाजार में बिक रहा है, तो एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाई? अब ये एमएसपी का झुंझुना किसान के दिमाग से निकलेगा नहीं। उसको खुश होना चाहिए कि सब कुछ ऊपर भाव में बिक रहा है। एमएसपी कोई किसान को क्या क्या मिलेगा? एमएसपी अगर 2000 रुपये है, बाजार में 5000 रुपये बिके तो किसान को फायदा है, लेकिन ये इतने सालों के उससे आदत हो गई है एमएसपी की। एमएसपी पे ना मिले तो दिक्कत सरकार को है, किसान को क्या दिक्कत है? सरकार को अपने पीडीएस के लिए चाहिए और चीज चाहिए। किसान, अब सरकार को इस बार भारत सरकार को गेहूं नहीं मिला, अब आप बाजार भाव से खरीदे किसान से, एमएसपी पे किसान। अब दोबारा मंडियां हमने खोली हरियाणा के अंदर। आपको बताता हूं कि हमने 5-6 दिन मंडियां चला ली, 5000 बोरी नहीं मिली। अब किसान जब भाव मांगेगा, सरकार को जरूरत होगी तो सरकार ले लेगी, अब व्यापारी को जरूरत होगी तो किसान अपने भाव से लेगा। और हम यही कहते हैं कि किसानों में एकता हो तो उनकी मर्जी का भाव मिल सकता है। कुल मिलाकर 2 भाव चलते हैं बाजार में, एक एमएसपी, एक एमआरपी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम कीमत, और एक होती है एमआरपी जो व्यापारी लेता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। दलाल साहब का कहना है कि एमआरपी पे क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों एमएसपी के मुंह में हमारे किसान भाइयों को पड़े रहना चाहिए। लेकिन दलाल साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इतना तजुर्बा रखते हैं, ये कृषि विभाग के प्रति आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? सरकार में आए हैं, लंबे संघर्ष के बाद आए हैं, तो अर्बन के संदर्भ में सोचते, पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में सोचते, सीएलयू के संदर्भ में सोचते, ये कहाँ खेती किसानी और पानी वानी के चक्कर में पड़े हुए हैं? क्या कारण है आपको जो इतना ज्यादा इसमें डूब रहे हैं? कौन से अंदर की टीस है जो आपको इससे इतना जोड़े हुए? मैं अपने हाथ से मैंने लावणी की हुई है, अपने हाथ से गाय भैंस का दूध निकाला हुआ है, अपने हाथ से सानी काटी हुई है। और आपने मेरे ख्याल में इस गाना सुना नहीं, पहले वाला ध्यान से नहीं सुना। किसान की हालत क्या है? पो माह की सर्दी में पानी के अंदर घुस जाता है, जब आपको कूलर में भी गर्मी लगती है, जब 48-49 डिग्री में खेत में लावणी करता है, फटे कपड़ों में रहता है, कर्जे में दबा हुआ है, शोषण उसका आड़ती और साहूकार करता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं कुछ न कुछ अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहा हूं। मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां हमें जेपी दलाल साहब के संदर्भ में करनी चाहिए। जेपी दलाल साहब कह रहे हैं कि आपने गाना ठीक से नहीं सुना। अरे गाने तो हम कई साल से सुनते आ रहे हैं, पर जितने भी नेता चुनाव जीतकर सत्ता में आते हैं वो कोशिश कृषि विभाग लेने की नहीं करते हैं, वो कोशिश उन्हीं विभागों को लेने की करते हैं। आप अपने अगल बगल में बैठे हुए साथियों को देखिए, जेपी दलाल साहब सच्चाई कह रहे हैं। पर आप कृषि विभाग के संदर्भ में कह रहे हैं। लोहारू के बीच में हम लोग आए जनता टीवी की ओर से, एक इतनी सावगोई से बात करने वाला राजनीतिक हमारे बीच में आया, आपसे हमने बातचीत की, हर मुद्दे पे आपने खुला बोला। आप ऐसे ही आगे भी खुला बोलते रहें, साफ बोलते रहें, ऐसी शुभकामनाएं हम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है जो मुझे यहीं से मिला है, तो अगर ना पूछूं तो बेईमानी हो जाएगी। वो लिख के देते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा करने तथा वास्तविक पीड़ित किसानों को बीमा क्लेम नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे कई मसले आ रहे हैं। नहीं, कानूनी कार्रवाई तो हो सकती है, लेकिन कुछ जगह किसानों को बीमा नहीं मिलता। हम कोशिश करते हैं कि किसान को मिले, लेकिन कानूनी कार्रवाई हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है, कंपनी को अधिकार कोर्ट में जाने का है, और उसमें कई बार आपने देखा है कि बड़े बड़े केस है जिसमें कत्ल हो जाते हैं, डकैती हो जाती है और चोरियां हो जाती हैं। 20-20 साल तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक केस चले जाते हैं। उससे निकालने की कोशिश करता हूं कि जैसे तैसे इनको पैसा मिल जाए।
क्योंकि कानूनी कार्रवाई होते होते तो इनकी एक पीढ़ी निकल जाएगी। कानून हमारे सिस्टम कानून तो हैं, लेकिन कानून इम्प्लीमेंट जुडिशियल सिस्टम में आप समझते हैं कि कितना वक्त लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब समय देने के लिए और यहाँ आने के लिए।